चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कॉमन पेपर सेट 13 है ना, 13 का मैथ्स के टॉपिक को देखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आप सभी क्या करें, शेयर कर देंगे सभी दोस्तों के साथ। चलिए सभी लोग का स्वागत है, सभी लोग का स्वागत है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज यहाँ पे 17 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। मैथ्स का 17 नंबर सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहां दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है। यहां बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, दो वर्षों में कोई धन था, जैसे यहां पे कोई पी यहां पे रहा होगा, यहां पे कोई मूलधन रहा होगा पी। 2 वर्षों में हो गया 1600। 2 वर्षों में कितना हो गया? 1600। तो 2 वर्षों में 1600 हो गया और 3 वर्षों में यहां दे रखा है मेरे भाई कितना? 1700। मतलब एक बात समझेंगे कि 2 वर्षों में अगर 1600 हुआ और 3 वर्षों में 1700 हुआ। आप एक बात बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित समय के बाद, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, निश्चित समय के बाद चक्रवृद्धि ब्याज में एक निश्चित समय के बाद अमाउंट ही मूलधन का काम करने लगता है। ये आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। मतलब मूलधन ही, अब ये 2 वर्ष का जो मिश्रधन है, ये मिश्रधन है, लेकिन ये इसके लिए ये मूलधन का काम करेगा। ये इसके लिए 1 साल में, यहां पे 1 साल में बढ़ रहा है। मतलब इसके लिए ये मूलधन हुआ, ये मूलधन के लिए ये अमाउंट हुआ, लेकिन ये अमाउंट के लिए ये मूलधन हुआ। तो मूलधन अमाउंट 1 साल में वृद्धि हुआ, तो 1 साल में 100 की वृद्धि हुआ। किससे? 1600 से। हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में एक निश्चित समय के बाद मूलधन ही अमाउंट ही मूलधन का काम करने लगता है। ये 2 साल में ये आया मिश्रधन, तो मिश्रधन ये इसके लिए मिश्रधन हुआ, लेकिन इसके लिए ये मूलधन हुआ क्योंकि 1 साल में यहां वृद्धि हुआ है। क्योंकि इसी में जो भी रेट होगा, इसी में R% वृद्धि होगा, तो ये आएगा। तो गुणा परसेंटेज निकालना है 100 से। यहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, निकाल देंगे। तो ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 25/4%। मतलब ये आ गया 6 पॉइंट दिया हुआ, कितना? 6.25%। इधर राइट आंसर। कितने लोगों का आंसर आ चुका है? फटाफट आंसर बताएंगे। समिता मिश्रा का 6.25। चलिए एनी का सी। कुंदन कुमार बोले सर स्टॉक और शेयर्स करवा दीजिएगा, तो उसका एक क्लास ले लेंगे भाई। अगर वहां पे प्रॉब्लम होगा तो उसमें हम क्लास ले लेंगे। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर देंगे। ठीक है, अब इस बात को समझ पाए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोला है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौना का प्रत्येक को 990 में बेचा जाता है। पहले खिलौना पर 10% का लाभ होता है, दूसरे खिलौना का 10% की हानि होती है। ठीक है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, एक बात समझेंगे, एक हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि यहां पे प्रत्येक को बेचा गया है ये एसपी। मतलब प्रत्येक खिलौना का जो एसपी है, प्रत्येक खिलौना का जो एसपी है वो 990 है। ठीक है, ये भी 990 है। तो टोटल अगर एसपी की बात करें मेरे भाई, तो ये आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा। क्लियर है ना? अब यहां पे एक बात करेंगे कि यहां पे हमको सीपी निकालना है। तो सीपी कैसे निकलेगा, इस बात को थोड़ा समझेंगे, लेकिन इसका शॉर्टकट भी तरीका है। 1 सेकंड में बनने वाला सवाल है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा समझ लेंगे कि 10% का लाभ हुआ। मतलब ये पहले खिलौना को 10% के लाभ पर बेचा गया, तो ये 9900, ये 10 कितने परसेंट के बराबर है? 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब 110% बराबर ये होगा, क्योंकि ये एसपी है। सीपी 100, 10% लाभ, तो 110 पर बेचा गया। हम लोग के अनुसार 110, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है 990, तो 110 गुणा 100 कर देंगे, तो ये आपका 0 कट गया, ये 9। मतलब सीपी पहले वस्तु का जो सीपी आया वो 900 आया। दूसरी वस्तु का जब सीपी में देखने की कोशिश करते हैं, तो यहां बोला है कि 10% की हानि हुआ। किसी वस्तु का दाम 100 रुपया, 10% हानि हुआ, तो 10% हानि हुआ तो 90 पर उसको बेचा गया। तो ये 90 यूनिट बराबर 990 गुना, अगर सीपी निकालना है तो 100 कर देंगे। ये आ गया आपका 11, तो ये 1100 हो गया।
तो ये टोटल सीपी देखा गया, टोटल सीपी देखा गया आपका, ये 2000 टोटल सीपी हुआ। यहां पे कितने का नुकसान हुआ? 20 का नुकसान हुआ। कितने का? 20 का नुकसान हुआ। और निकालना आपको 100%। 20 का नुकसान हुआ किस पे? सीपी पे। सीपी आपका इतना, बेचा गया 980 में, खरीदा गया था 2000 में, बेचा गया 980 में। कितने का नुकसान? 20 का नुकसान। किस पे? 2000 पे। तो 3 जीरो कट गया, ये आपका आ गया 1%। 1% क्या होगा? हानि। लेकिन जब भी अगर बात किया जाए, ध्यान रखेंगे, जब भी अगर बात किया जाए मेरे भाई, जब भी अगर बात किया जाए, ध्यान रखेंगे, सेकेंड टाइप, जब भी अगर बात किया जाए कि अगर इसको समान मूल्य पे बेचा गया, जब भी इसकी बात किया जाए कि ये समान मूल्य पर बेचा गया, मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है वो दो वस्तुओं का समान है, तो याद रखना कि जब भी अगर समान विक्रय मूल्य बोले, मतलब यहां पे अगर बोले कि इक्वल एसपी है, दोनों वस्तु का अगर इक्वल एसपी है, तो यहां पे होता है एक्स स्क्वायर बटा, याद रखेंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बटा 100% माइनस, ये होगा हानि, होगा हमेशा ऑलवेज हानि होगा। एक्स स्क्वायर बटा 100% माइनस लिखें या तो हानि लिखें। तो यहां पे एक्स मतलब क्या है? 10%, इधर भी 10% है, तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 100 कट जाएगा, तो ये 1% का क्या हो जाएगा? हानि। इज द राइट आंसर। आपका 1% कहां है? 1%। सी इज द राइट आंसर। क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई? क्या इस बात को समझ पाए? क्लियर हुआ? बोलेंगे भाई? श्रुति कुमारी गुड मॉर्निंग। क्या इस बात को समझ पाए ये चीज, और ये दोनों चीजों को समझ पाए कि अगर इक्वल एसपी रहेगा तो याद रखेंगे, अगर इक्वल एसपी रहेगा तो होता है हमेशा हानि, ऑलवेज हानि होगा, और वो हानि बराबर होगा एक्स स्क्वायर बटा 100%। एक्स स्क्वायर बटा 100% ये हमेशा क्या होगा? हानि होगा। ये डाउन डाउन तीर रखें, मतलब ये हानि की डिनोट करता है। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। यहां बोला गया है कि राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। मान लेते हैं कि उसका जो राशि था, पहले धनराशि, राजेश का धनराशि को मान लेते हैं एक्स, हार गया कितना? 1/3। हाँ, 1/3 अगर हार गया तो बचा कितना? 3 में से 1 हार गया तो बचा कितना? 2। 2/3। फिर क्या बोला कि अगर खेल के दूसरे दौर में बची हुई धनराशि का 3/5 हार गया, तो 3/5 हार गया, मतलब 3 हार गया तो बचा कितना? 2, मतलब 2 बटा कितना? 5। उसके बाद तीसरे दौर में वो बची हुई राशि, तो अब यहां पे जितना बचा हुआ राशि उसका 4/7 हार गया, तो 4/7 मतलब 3/7। तो यहां से अगर देखा जाए कि इसका कितना भाग है ना, मूल राशि का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो यहां से 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 7 बचे 35, मतलब आपका ये इतना आएगा, 4/35 आपका भाग बचा हुआ है। किसका? कुल धन का। कुल धन का कितना बचा हुआ है? 4/35 कुल धन का बचा हुआ है। सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये आपका कैलकुलेशन वाला सवाल है ना, ये आपका बोर्डमास का सवाल है। तो बोर्डमास के सवाल को हम लोग जानते हैं, पहले जो ब्रैकेट में उसका काम करते हैं, तो पहले इस ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ध्यान देंगे इस ब्रैकेट में, देखिए ये भागा है देते, ये कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में। बात समझ पाए? अगर ये -4 और +4 कट गया कि नहीं, 2 3 कितना आ गया? 5। पहला ब्रैकेट का हम लोग काम खत्म कर लिए। उसके बाद अगले ब्रैकेट का काम करते हैं। 8 सत्ती 56, 56 एक कितना आ गया? 57, और भागा दिया हुआ 19, तो 19 तिया 57, मतलब ये वाला पूरा काम हो गया आपका कितना? 3 आ गया ये वाला, मतलब ये आ गया आपका, हाँ ये यहां से गुणा में है, तो 3 आ गया और गुणा। अब इसकी काम करते हैं, इसका काम करते हैं, गुणा में देख लेंगे, यहां पे गुणा में है, तो यहां पे 5 3 8, 8 में से 4 गया, यहां पे बचा कितना? 4। एक एक चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना? आ जाएगा अपने अभी 4। उसके बाद क्या गया है? 9 चौक 36, 36 में से 7 गया, तो यहां पे आ गया आपका प्लस, सॉरी बड़ा का चिन्ह आपका नेगेटिव है, बड़ा यहां पे उसका सिंबल आपका नेगेटिव में है, तो यहां आ जाएगा -19, और माइनस यहां पे आ गया 4 + 4, देखिए प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 19 में से 4, 19 में से अगर 4 गया तो -15, और 15, और यहां पे आ जाएगा -15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 तिया 45, 5 - 45 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 40 इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर। निगेटिव में भाई, निगेटिव में देखिए यहाँ पे
ये निगेटिव में वैल्यू है, बात समझेंगे नहीं, ये आपका निगेटिव में वैल्यू है, ठीक है। हाँ ठीक है, बी 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 इस राइट आंसर है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहां पे कि पुरुषोत्तम अंजलिका अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः इतना, देखिए ये यहां से यहां निकला, मान लेते हैं ये बिंदु है ए और बी, मान लेते हैं। तो यहां से एक निकला है कौन, पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम निकला है 30 किलोमीटर पर आवर से, और अंजलिका अंजलिका 3.5 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है, ठीक है। तो अंजलिका यहां पे दिया हुआ है 3.5 किलोमीटर। तो यहां पे उसी समय ये इतना में चलना स्टार्ट किया और ये चलना स्टार्ट की, कितना बजे, 3.5 किलोमीटर। तो चाल से चलना शुरू करता है, एक ही स्थान से चाल, एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट शुरू करता है। यहां पे बोला गया है, ओह सॉरी ये नहीं होगा, इस तरीके से फिगर नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए स्थान है ये स्थान से इधर आपका पुरुषोत्तम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, इसी स्थान से इधर अपोजिट में अंजलिका ये 3 किलोमीटर यहां पे चल रही है, मतलब इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, और कह रहा कि 2 घंटे में, मतलब ये टाइमिंग बोला गया है कि 2.5 आवर में कितनी दूरी एक दोनों से एक दूर हो जाएंगे, 2-2.5 घंटे में ये दोनों कितनी दूरी एक दूसरे के, मतलब कितने दूरी चल चुकेगा एक दूसरे का, ठीक है। तो यहां पे एक बात समझेंगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड होगा। रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्षिक चाल, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में अगर चले तो रिलेटिव स्पीड होगा, सेम डायरेक्शन में चले, ध्यान रखें, सेम डायरेक्शन में चले तो घट जाएगा, और अपोजिट अगर चले, अपोजिट मतलब इधर जा रहा है ये इधर आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चले तो जुट जाएगा। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 33.5 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों का रिलेटिव स्पीड हुआ तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो डिस्टेंस आ जाएगा 3.5 इंटू आपका 2.5, पॉइंट हटेगा 10, पॉइंट हटेगा 10, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, 5 पच्चे 25, 5 तिया 15, 17, 5 तिया 15, 1 16, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, तो यह 5 7 7 6 13 और 1 8, मतलब आ गया 8375। यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले लग जाएगा, मतलब इतना किलोमीटर की दूरी वो तय कर पाएगा। ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर है। बात समझ पाए मेरे भाई, क्लियर है यहां तक? चलिए सभी का आंसर आ रहा है, रीमा एनी, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा कि सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात की जिसमें, तो यहां पे एक बात समझेंगे कि यहां पे एक कमरा है, और कमरा जो है इस तरीके से, ये आपका जो कमरा है वो घनाभ के रूप में है, ठीक है, घनाभ के रूप में है। अब ये घनाभ के रूप में है तो इस कोना से लेकर इस कोना, ठीक है, इस कोना से लेकर इस कोने, मतलब कोने में सबसे बड़े अगर लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो अगर इसमें अट सके, तो अटने वाले की अगर बात करें तो कोना कोनी रखें, किसी कमरे में कोना कोनी अगर रड रखें या खंबा रखें तो वो सबसे ज्यादा लंबाई होंगे, और इसकी जो लंबाई होगी वो √L² प्लस B² प्लस H² होगा, ठीक है। यहां पे दिया हुआ बीमा, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 900, और 15 का स्क्वायर करेंगे ये 225,
और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 100। सभी को अगर जोड़ेंगे तो ये 325, 9 3 2 3 12, 1225, 1225 हो जाएगा आपका यहां पे 3, मतलब ये 35 मीटर आ जाएगा। इसका रूट होता है 35, मतलब बी इसका सबसे लंबा खंबे की लंबाई, सबसे ठीक है, सबसे लंबे खंबे की लंबाई इतना होगा। और ये आ गया आपका कितना 1225, 1225 रूट निकलेगा इसका कितना 35। ठीक है, मेरी बात समझ पाए, क्लियर हो गया। या ऐसे रख सकते हैं या एक कोना से लेकर एक कोना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से इतना कम हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहां पे क्या हुआ है कि पहले और बाद वो संख्या क्या था, करा कि पहले 20% घटाया तो 20% को लिख सकते हैं 1/5, 5 था घटा दिया गया तो ये 4 हो गया, मतलब कोई संख्या 5 था, 1 घटाया तो कितना हो गया 4। फिर बाद में बोला 15% बढ़ाया तो 15% को हम लिख सकते हैं भाई ये 3/20, मतलब कोई संख्या 20 था और बढ़ा दिया गया 3 बढ़ा दिया, मतलब ये 3 बढ़ाया तो 20 था, 3 बढ़ाया तो हो गया कितना 23। ये कट गया आपका कितना बार में 5 बार में, तो 5 पंचे 25 और ये आ गया 23। तो 25 में से 23 कितना कम हुआ भाई 2 कम हुआ। अब ये 2 बराबर दे रखा है, यही दोनों कह रहा है कि मूल संख्या से 64 कम है, मतलब पहला 25 था अब 23 है, कितना मूल संख्या से कम हो गया 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर 64, तो 1 यूनिट बराबर कितना 32। निकालना क्या है मूल संख्या कितना था, तो मूल संख्या 25 यूनिट बराबर निकालना है, मूल संख्या 25 यूनिट बराबर निकालना है। तो 25 गुणा 32 करेंगे, 25 दिया 75, 75 और 25 गुना 50, मतलब ये 800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 800 आंसर आ जाएगा। चलिए सभी का आंसर आ रहा है 800 800, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे भाई, सभी का आंसर आ पा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला बोला है कि अमर और कोमल की आयु का आयु नहीं होगा, आय होगा, आय का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, इसको मान लेते हैं 5x और इसको मान लेते हैं 4x। इसका इनकम हुआ, इनका व्यय का अनुपात इतना दे रखा है, खर्च का अनुपात इतना लगा, प्रत्येक माह इसका 6000 की बचत होता है। इनकम में से अगर हम 6000 घटा देंगे, बचत घटा देंगे, इनकम में से अगर हम 6000, ये अमर का है और ये आपका कोमल का है, इनकम में से अगर बचत घटा देते हैं, इनकम में से अगर बचत घटा देते तो वह निकल जाएगा, ये 2 वह 1 हो जाएगा। तो ये 5x और ये आपका 6000, 4 दूनी 8x और ये 12000, तो इधर आएगा तो -3x आएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये -6 कट जाएगा, तो x का मान आ गया 2000। तो निकालना किसका है, निकालना आपको अमर का आय कितना होगा, तो अमर का आय कितना माने हुए 5x, मतलब 5x यूनिट बराबर निकालना है, तो 2000 गुणा 5 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना 10,000। इज राइट आंसर 10,000 इसका सही आंसर आएगा। क्या इस बात को समझ पाए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? आप इसको हाँ सक्सेस कुंदन जी सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, वो पिछला सवाल सक्सेसिव बना सकते हैं। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखिए 5 4 था और ये 2 और 1 है और ये 6000 यहां पे बचत कर रहा है, यहां भी 6000 बचत कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। देखिए 5 इकाई 5, 4 दूनी 8, कितने का अंतर हुआ 3 का, 5 इकाई 5, 4 दूनी 8, 3 का अंतर हुआ। अब इसके साथ करेंगे 6 दूनी 12000 और 6 इकाई 6000, तो 12000 6000 में अंतर 6000 का, तो 3 बराबर 6000, तो 1 बराबर हो गया 2000। निकालना हमको अमर का इनकम, ये अमर है और ये कोमल है, तो ये आ जाएगा कितना 10,000। इधर राइट आंसर। ये इस तरीके से भी बना सकते हैं, बात समझ पाए।
इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहां तक हो गया मैथ्स का क्वेश्चंस खत्म, यहीं से मेरा सेवा समाप्त हो गया। तो अब सर लेंगे आपका जीएस वाले पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। द शार्पनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय, यहां ध्वनि की तीक्ष्णता की बात हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्वनि जो है इसकी ध्वनि की तीक्ष्णता की बात हुई है। ध्वनि की तीक्ष्णता की बात हुई है, ठीक है। तो शार्पनेस ऑफ साउंड की बात हो रही है, इसको किससे डिटरमिन, देखिए जो साउंड की शार्पनेस होती है, साउंड की शार्पनेस, इसको पिच के माध्यम से हम लोग डिफाइन करते हैं। पिच कहते हैं इसको, पिच, या हिंदी में इसको ताड़त्व कहा जाता है, ताड़त्व। और पिच का संबंध किससे होता है? आवृत्ति से होता है, फ्रीक्वेंसी से होता है। फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो पिच जो है, पिच भी अधिक होगा, और ऐसी ध्वनि जो है पतली होगी, पतली ध्वनि, या इसको हम कहेंगे श्रिल, श्रिल। इसका विपरीत, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी, और ऐसी ध्वनि कहलाएगी मोटी ध्वनि। मोटी ध्वनि, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेव, ग्रेव। फीमेल साउंड पतली ध्वनि, मेल साउंड ग्रेव, मोटी ध्वनि। तो यहां पर जो पॉइंट है वो है शार्पनेस ऑफ साउंड। तो साउंड की शार्पनेस को पिच से निर्धारित किया जाता है। पिच का संबंध जो ध्वनि का एक विशेष गुण है, आवृत्ति से होता है। आवृत्ति का बढ़ना, पिच का बढ़ना, ध्वनि का पतला होना। फीमेल में आवाज पतला, बच्चे का आवाज पतला, वो इसकी वजह से। और अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो पिच भी घटेगा, मोटी ध्वनि होगी। मेल में ऐसा होता है। यहां एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं यहां पे, कि एक ऑप्शन देखिए एम्पलीट्यूड, दूसरा तरंग दैर्ध्य, तीसरा वेलोसिटी, और चौथा फ्रीक्वेंसी। एक एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, 4 विकल्प दिया रहेगा और पूछेगा इनमें से कौन एक की वैल्यू किसी कीमत पर नहीं बदलेगी, नॉट चेंज। तो नहीं बदलेगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मान, आवृत्ति का मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, कभी नहीं बदलता है। इन चारों में से आयाम बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। ध्वनि अगर हवा से हवा में गई है तो नहीं बदलेगी, हवा से पानी में गई है तो नहीं बदलेगी, पानी से ग्लास में गई है, एक से दूसरे मीडियम, कहीं नहीं बदलेगी, ठीक है। तो तरंग जो होती है उसका फ्रीक्वेंसी कभी बदलता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा किस, ई। इनमें से किसी से मापी नहीं जाएगी, मापी जाती है पिच से। करेक्ट आंसर हो गया ई, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब हो गया यहां पे जो फोटो का मतलब यहां पे समझ में आ रहा है, प्रकाश की बात कह रहा है ये। फोटो कहते हैं हम प्रकाश को, सन की लाइट को। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। डिजिटल एप्लीकेशन में वो चीज लगती है जो बैटरी टाइप की चीज होती है, ठीक है, जो रिचार्जेबल होती है, उसी का उपयोग बेसिकली किया जाता है, जिसका सबसे बेस्ट आंसर है फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है, जो सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करवाती है, सोलर सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, फोटोवोल्टाइक सेल वो सबसे करेक्ट आंसर है। उसका उपकरण डिजिटल उपयोग में होता है। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आएगा, फोटोवोल्टाइक सेल साइंस के किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है?
श्रेया कुमारी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो फोटोवोल्टाइक सेल जो है किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रभाव जो है इसके सिद्धांत पर काम करता है फोटोवोल्टाइक सेल। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट में बता दूं, एक से दूसरे में कन्वर्जन, सोलर एनर्जी से लाइट एनर्जी बदल गई, फोटोवोल्टिक सेल ने बदला। इसमें कुछ और कन्वर्जन होता है, जैसे ध्वनि, साउंड से विद्युत, और एक होता है विद्युत से साउंड। विद्युत से ध्वनि, ये हो गया लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ये हो गया माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, ठीक है। तीसरा, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, विद्युत ऊर्जा में बदलने, यानी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, ये हो गया डायनेमो, डायनेमो। और इसका उल्टा, विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक, विद्युत से इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, ये हो गया विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, ठीक है। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो ये चार में से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए, सेकंड का करेक्ट आंसर हमारे पास बना ए, ठीक है। ये चार पॉइंट याद रखना है कि ध्वनि से विद्युत माइक्रोफोन, विद्युत से ध्वनि में परिवर्तन लाउड स्पीकर करता है, यांत्रिक से विद्युत डायनेमो, विद्युत से यांत्रिक करता है विद्युत मोटर, ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल का मतलब क्या है? घर्षण का मतलब दो चीजों के बीच जो है वो दो सरफेस सतह के बीच रगड़ाहट होगी, उसी तभी घर्षण होगा। एक सतह के ऊपर दूसरी सतह चलेगी, एक सतह के ऊपर दूसरी वस्तु चलेगी, तो घर्षण बल शामिल होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दो चीजों को जब हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद हमें उष्मा निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है, उष्मा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें से उष्मा वाली ही जो है वो मुख्य रूप से होगी, और हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं उसको, ठीक ना। तो उस कंडीशन में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? एक्चुअल क्वेश्चन थर्ड का ही दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आया? गतिज ऊर्जा से ऊर्जा, हीट एनर्जी फ्रॉम काइनेटिक। जब हम रगड़ते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, मूवमेंट होगा, गतिज ऊर्जा, और उससे हीट, तो गतिज ऊर्जा से उष्मा हुआ, ये करेक्ट आंसर हुआ सी। गतिज से उष्मा, सी करेक्ट आंसर आपके पास आया, थर्ड का सी। ऊर्जा परिवर्तन में जो घर्षण बल शामिल है वो काइनेटिक एनर्जी से उष्मा ऊर्जा है, ठीक है। यहां काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण होता है, और इसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु में या वस्तु की स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण होता है, विन्यास में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, मतलब जहां पानी से बिजली बनाई जाती है, पानी से बिजली, बिजली का निर्माण होता है, वहां जो नदियों के ऊपर बांध बनता है और फिर नदियों के पानी को रोक के टैंक में रखा जाता है, तो चलता हुआ पानी जो नदी का था जिसमें गतिज ऊर्जा थी, वो जब टैंक में आ गया तो कौन सी ऊर्जा उसमें आ गई? तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और उसी फिर पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में बदल के उस जहां पे बना हुआ था टैंक, उसके नीचे वो लगा के टरबाइन, और उस पर पानी को गिराया गया, फिर उसको गतिज ऊर्जा में लाया गया, और तब जाके बिजली बनी। तो पानी के गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा का उपयोग हुआ हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है। जल के गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा का उपयोग
उपयोग होता है और तब जाके बिजली बनती है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाइड्रो पावर्ड प्लांट में जहां जब पानी से बिजली बनाई जाती है, वहां पानी के किस ऊर्जा का उपयोग, किस रूप में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गतिज और स्थितिज, पहले स्थितिज ऊर्जा आएगा, पानी को जमा किया गया तब, और फिर उसको डाला गया टरबाइन पर तो पानी में मोशन हुआ, गतिज ऊर्जा हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर ये यहां पे आ गया सी, ये पॉइंट याद रखना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं है। आकार तो द्रव और गैस का नहीं होगा, द्रव एवं गैस जो है इसका तो आकार नहीं होगा, ठोस का तो आकार होता है। तो पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं है तो द्रव या गैस, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन है। तो आयतन किसका होता है एक्चुअली में? द्रव का होता है, गैस का तो आयतन भी नहीं होगा। तो पदार्थ के इस रूप का उदाहरण क्या है? इसका मतलब हुआ निकल के आया द्रव। उदाहरण में द्रव, तो इसमें द्रव क्या है? क्रिप्टन, कार्बन, स्टील, मिट्टी। क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल, केरोसिन। ये एक्चुअली में लिक्विड का उदाहरण है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर आपका आ गया, बी करेक्ट आंसर आपका आ गया बी। ठीक है, ओके। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर बी, जिसका निश्चित आयतन हो वो एक्चुअली में द्रव होगी। ठीक है, गैस में क्या होता है? न तो निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार, न ही निश्चित आयतन होता है। निश्चित आयतन यानी वॉल्यूम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दोनों चीजें होती है। न तो शेप सही है, करेक्ट होगा, और न ही वॉल्यूम होगा। करेक्ट आंसर इसका हो गया बी। आइए नेक्स्ट पे 5। आपको 3 परख नलियां दी गई है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो होता है वो, उनमें से एक में आसुत जल है, अच्छा डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक, एक में कह रहा है डिस्टिल्ड वाटर, अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षार। एक में एसिड है और एक में बेस है। ठीक, एसिड अम्ल है और एक में बेस है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? अच्छा देखिए, एसिड और बेस को पता करने के लिए हम लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। लिटमस पेपर, ये पहली बात तो ये लाइकेन का बनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, लाइकेन का बनता है। ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं? शैवाल और कवक से सहजीवी संबंध रखते हैं। इन दोनों की सहायता से 2 चीजें उसमें होती है, संबंध रखते हैं और तब जाके लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है कि लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। वायु प्रदूषक या वायु प्रदूषण के सूचक हैं। मतलब जहां पे एयर पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन का विकास नहीं होगा। लाइकेन का विकास नहीं हुआ मतलब वहां हवा बिल्कुल प्रदूषित है, तो लाइकेन का उपयोग होता है। लिटमस पेपर भी लाइकेन से बनता है। अब लिटमस पेपर में 2 बातें याद रखना है कि लिटमस पेपर अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड है। अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो वो बेसिक है यानी क्षार है। इस बात को याद रखिएगा। ब्लू से रेड, पहले ए आया तो पहले यहां बी है, ए के बाद बी, ऐसे याद रख लेना है। बी से आर एसिड, आर से बी बेसिक। तो यहां पे पूछ रहा है किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? लाल लिटमस नीला हो जाएगा तो बेसिक में हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका होगा क्षार। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्षार। बी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। हाँ, पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से 5 का करेक्ट आंसर आपके पास बी आ गया। ठीक है, आगे चलिए 6। मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है। 2 अलग अलग मछली हैं कि प्रजाति के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इनके बैठने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। दोनों अलग अलग एंगल पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उनका एक्टिविटी अलग होता है, उसके आधार पर इसको हम अलग कर सकते हैं। ये देखिए एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसका थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। प्रयोग साइंस में किया गया है और प्रयोग करने के बाद हम लोगों को बताया गया है कि किस प्रकार से हमें वो दिख जाएगी जब हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। करेक्ट आंसर इसका होता है एट एन एंगल विद द सबस्ट्रेट। एट एन एंगल विद द सबस्ट्रेट यानी अध अस्तर के साथ एक कोण जो होता है
उस पर ये बैठती है। करेक्ट आंसर इसका ए है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ये है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में पिछले साल। ठीक है, अधिकांश लोगों ने सी आंसर लगाया था, लेकिन जो कमीशन का आंसर आया है वो एक्चुअली में ए आया है। ठीक, ये कमीशन के आंसर जो है ये ए है, ध्यान दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर हाँ बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बिल्कुल एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। बहुत कम आपको देखने को मिलेगा ये कहीं भी। एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, थ्योरी से इसका कोई लिंक नहीं है, बट डाल दिया गया है तो पढ़ लीजिए, इतना याद ही रखिए इसको। ठीक है ना, इस प्रकार से रहती है। और कमीशन का आंसर है तो ए आप लगाएं, याद रखिएगा। ऐसा कहीं मिलेगा किसी बुक में नहीं, बहुत मुश्किल होगा। इस प्रकार के एक्सेप्शन क्वेश्चन है ये। ठीक ना, तो कुछ इसमें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। 6 का ए रखते हैं, आगे चलते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या होता है? ठीक है, ये तो आपको पता होगा। वैसे सबसे इसका बेस्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? लिम्फोसाइट। सबसे बेस्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट। अब इसमें समझिए एक बात को, ब्लड के अंदर ये सारी चीजें होती है। ब्लड जो हमारा है इसके 2 पार्ट्स बनते हैं अगर देखा जाए तो। एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। ठीक है, प्लाज्मा एक्चुअली में लिक्विड पार्ट होती है और ये होता है सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा लगभग 55% कंटेन करती है ब्लड का, और ये 45%। ठीक है, 45%। अब इस 45% में 3 चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें आरबीसी जो है, इसके बारे में एक बात हमेशा आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि इसका जो आकार होता है, इसका जो शेप होता है, ये बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, इसका आकार। और यही अगर बाइकॉनकेव आकार अगर बदल जाए किसी कारण से, जेनेटिकली या किसी प्रॉब्लम से, तो उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इस आकार में परिवर्तन, इस आकार में परिवर्तन, परिवर्तन सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। एनीमिया कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ये तो बात हो गई आरबीसी की। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की जहां तक बात है, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इसी का एक पार्ट होता है आपके पास क्या? लिम्फोसाइट। इसके 2 भाग बनते हैं, एल लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। एल और टी एक कोशिका निर्माण में सहायता करता है, एक कोशिका विकास में सहायता करता है। ये दोनों को याद रखिएगा, कोशिका विकास में सहायता करता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने वाला या बचाने वाला या उसे सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रतिरोधक क्षमता वाला, वो हमारे पास लिम्फोसाइट है। करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। 7 का करेक्ट आंसर है बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इनकरेक्ट? मसल के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? ये भी एक्चुअली में बीपीएससी का क्वेश्चन है जो पिछली बार पूछा गया था। इसमें सारे साइंस के बीपीएससी वाले डाले हुए हैं। ठीक है, मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है, सही बात। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी होती है, ये भी सही बात। मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती है। देखो, ये ऊपर के क्वेश्चन से ही इसका आंसर दिया हुआ है। जब इतना सारा काम मांसपेशी कर ही रही है तो केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, अपने आप में लाइन गलत हो गई। ये सारा काम तो मांसपेशी कर ही रही है, तो केवल ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहां पर इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। मांसपेशी हमारे शरीर के लिए कई सारे काम को करता है। करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर सी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास यहां पर होगा सी, क्योंकि ये सारा काम तो कर ही रही है। अच्छा, एक बात और, यहां पर मांसपेशी और हड्डी की बात आई है तो 2 बातों को याद रखिएगा। ठीक है, 2 बातों को याद रखिएगा कि जो हड्डियां होती है, हड्डी को मांसपेशी से, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाली जो चीज है ये टेंडन कहलाता है, टेंडन। ठीक है, और जो हड्डी को हड्डी से जोड़े, हड्डी को हड्डी से जोड़े, उसको लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट, ये भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हड्डी और मांसपेशी को जो जोड़ दे इसको टेंडन कहते हैं, TNDON। और जो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करे एक्चुअली में क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। ठीक है,
तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी इसमें समझ में आ ही गया। करेक्ट आंसर 8 का हो गया सी। अब आते हैं 9 पे। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः, ठीक है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन एक्चुअली में 1919 के आसपास जो था, ठीक है, अली बंधु कहते हैं, अली बंधु के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अली बंधु, ठीक है, दो भाई थे, इनके द्वारा ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी, नेतृत्व किया गया था। हुआ क्यों था ये कि तुर्की का जो खलीफा था, खलीफा का पोस्ट होता था, उसको मुस्लिम समाज में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। उस पोस्ट को एक तरह से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, उसकी भूमिका को बिल्कुल घटा दिया गया था। तो इसके विरोध में जो है ये शुरुआत की गई थी खिलाफत आंदोलन की। अब कांग्रेस पार्टी उस खिलाफत आंदोलन में जुड़ी क्यों थी, इसके पीछे कई वजह हो सकते हैं। एक तो ये था कि जो तुर्की में खलीफा की जो व्यवस्था को समाप्त किया गया, सत्ता को कम किया गया, उसकी पुनः स्थापना हो, ऐसा खिलाफत आंदोलन वालों का कहना था जो भारत में खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा बिल्कुल हम आपका समर्थन करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये सही है कि खलीफा की पुनः स्थापना के लिए कांग्रेस ने जो है खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करना भी कांग्रेस का एक और इंपॉर्टेंट उद्देश्य था, ताकि खिलाफत की आंदोलन का समर्थन करके मुस्लिमों का समर्थन हासिल किया जा सके और मिलकर तब अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन को लड़ा जा सके। तो दूसरा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए भी सही था, खलीफा को हटाने के लिए नहीं बल्कि पुनः स्थापना करने के लिए था। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 3। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए कोई मतलब नहीं था इससे। 1 और 3 कहीं ऑप्शन नहीं है, तो हम इसमें डी लगाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का डी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो है 9 का डी हो जाएगा। बाद में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन कई जगहों पे चला था, लेकिन बाद में जब तुर्की के शासक कमाल पाशा बनाए गए, उन्होंने खलीफा के पोस्ट को समाप्त कर दिया, और खलीफा का पोस्ट जैसे ही समाप्त होया वैसे पूरी दुनिया से, ये भारत से भी खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो खिलाफत आंदोलन के मुख्यतः 2 ही उद्देश्य हो गए, खलीफा की पुनः स्थापना करनी है और दूसरा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना है, मुसलमान के साथ को कांग्रेस के साथ हो जाना है और एक मिलकर और तब जो है अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नहीं, 1 से अधिक हो गया ना, तो 1 से अधिक का मतलब इसका डी हो गया, क्योंकि 2 पॉइंट तो सही ही है, यहाँ पे कोई ऑप्शन वैसे दिया हुआ नहीं है। 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4 होना चाहिए, 1 और 3 एक ऑप्शन, तो 1 और 3 ऑप्शन तो नहीं है, तो 1 से अधिक हम लगा देंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप डी लगाइए। इसको ऑप्शन नहीं मानिए, ऑप्शन इसको मानिए, इसमें से कौन सा हम लगा सकते हैं, ठीक ना। तो सर 1 कहां है? गुड़िया क्या कहना चाह रही है आप? 1 कहां है मतलब? 1 क्या होता है, नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, ठीक है। तो इसका डी लगाएंगे, 9 का डी। अब आइए आगे 10। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? साइमन कमीशन आपको पता है, देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसमें व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष जब से लागू हो रहा, 19 से 19-10-29 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग का निर्माण होगा, आयोग का गठन होगा जो ये जांच करेगी कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया है ये भारत में कितना सफल हुआ, कितना विफल हुआ। एक्चुअल बात ये था, ठीक है, ठीक। तो उस कंडीशन में 1927 में ही 10 वर्ष से पहले 1927 और 28, ठीक है, इसमें साइमन कमीशन 7 सदस्यीय साइमन आयोग, जिसके अध्यक्ष साइमन ही थे, साइमन आयोग भारत आया। सभी सदस्य इसमें 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। विरोध का मुख्य कारण यह था
कि भारत शासन अधिनियम 1919 का जो है वो भारतीयों पर लागू हो रहा है और वो कितना नुकसान दे रहा है भारत को, कितना अच्छा कर रहा है, इसका आकलन वो आदमी करेगा जो भारत का है ही नहीं। ये सातों के सातों ब्रिटेन के, उनको क्या समझ में आएगा क्या किया इस शासन ने, अच्छा किया कि बुरा किया। इसीलिए भारत में जबरदस्त इसके विरोध में आंदोलन हुआ और कारण केवल यही था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे गोरे सदस्य थे। करेक्ट आंसर इसमें होगा सी। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए जो है इसका विरोध हुआ था। और इसका विरोध जब बंगाल में किया, पंजाब में एक ये है कि पंजाब में लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी आयोग के प्रदर्शन के विरोध प्रदर्शन के कारण हुआ और जिसका बदला लिया गया था कि भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, जिन्होंने पीटा था लाला लाजपत राय को। वो कहानी यहीं से संबंधित है। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो था उसके आने का सी करेक्ट आंसर। कोई भारतीय नहीं था इसलिए इसका विद्रोह हुआ और इस आयोग को, साइमन कमीशन आयोग को श्वेत आयोग भी कहा जाता है। सारे गोरे थे इसमें, श्वेत आयोग भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? खेड़ा के किसानों के पक्ष में देखिए, महात्मा गांधी जब भारत आए तो 1917 इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह 1918 जो है ये अहमदाबाद, और 1918 में ही फिर खेड़ा, है ना, सत्याग्रह। ये 3 प्रकार के आंदोलन, खेड़ा आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और लगभग तीनों में इनको सफलता मिली। ठीक, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के कारण से 3 कठिया का विरोध किया, 3 कठिया पद्धति का विरोध किया। ठीक, अहमदाबाद में जो है प्लेग बोनस को लेकर विरोध हुआ था। प्लेग बोनस, है ना, उस समय प्लेग फैल गया तो फिर उसके बाद मजदूर का कहना था इसमें बोनस मिलना चाहिए, लेकिन वो मालिक जो है उसका मिल का वो बोनस कम देने के लिए तैयार था, नहीं देने के लिए तैयार था। इसके विरोध में गांधी जी ने आवाज उठाई थी। और खेड़ा सत्याग्रह में यह था कि फसल बर्बाद हो जाने के बाद भी किसानों से वसूल किया जा रहा था राजस्व। ठीक है, जबरदस्ती किसानों से राजस्व वसूलना ये था, इसके विरोध में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो इस तरह से करेक्ट आंसर होगा ए। फर्स्ट का 11 का करेक्ट आंसर है। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, यह सबसे बड़ा पॉइंट था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट, अच्छा तो ए मतलब 1, ये करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर 1 होगा। ठीक, करेक्ट आंसर 1 ए इसका करेक्ट है। 11 को ध्यान में दीजिएगा, 11 का करेक्ट आंसर है ए। 11 का करेक्ट आंसर होगा ए। कारण था प्रशासन का प्रस्ताव गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था, उसका इससे कोई संबंध नहीं था खेड़ा के किसान आंदोलन से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 11। 12 का ये 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से क्या था? तारकेश्वर आंदोलन, ध्यान दीजिए, एक धार्मिक आंदोलन था, एक धार्मिक आंदोलन था, आंदोलन। ठीक है, और ये क्या था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, जो पुजारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एन केन प्रकार वो गलत काम कर रहे थे, उसके विरोध में था। तो एक करेक्ट आंसर, मंदिरों में भ्रष्टाचार। इसमें ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में, तो बंगाल की बात हुई, दक्षिण भारत में पेरियार के नेतृत्व में, पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया जो मंदिरों से संबंधित था। और भी चीजें इसमें थी, जैसे बिना पुरोहित के विवाह करवाना, इसको प्रमोट करने की बात हो रही थी। और मंदिरों में जो है
निचले जाति के लोग भी जाएंगे, इसके लिए भी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये आत्मसम्मान आंदोलन था। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना है। पेरियार के नेतृत्व में, पेरियार के द्वारा दक्षिण भारत में, पेरियार के द्वारा एक रामायण भी लिखी गई थी। एक रामायण जो दक्षिण भारत में चलता है, रामायण भी लिखी गई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आत्मसम्मान आंदोलन का संबंध भी किससे है? धर्म से ही है। मंदिरों की साफ सफाई, पुरोहित से मुक्ति, निचले जाति के लोगों को धर्म में मौका मिले, आत्मसम्मान, ये सारा चीजें उसमें था। ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ए। 12 का करेक्ट आंसर ए। 13 पे आइए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ये तो पता होना चाहिए आपको। एक महिला अध्यक्ष पहली बनी थी एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं कह रहा है, महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917, कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है, वो तो करेक्ट हो गया। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये कब? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925, सॉरी 1925। कहां? कानपुर 1925। कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, ये बनी थी, ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, ये 37वां अधिवेशन था कांग्रेस का, बिहार में दूसरा था। और चितरंजन दास जो है अध्यक्ष थे, इस टाइम पर अध्यक्ष थे। ठीक है, चितरंजन दास अध्यक्ष थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में होता नहीं है, अहमदाबाद होता है, गलत लिखा हुआ। तो इस तरह से करेक्ट आंसर आपके पास आ गया ए। 13 का करेक्ट आंसर आया ए। 13 कहां? 1925, सरोजनी नायडू कानपुर, बिल्कुल करेक्ट बात। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14। लोकहितवादी किनको कहा जाता है? पहले भी क्लास में बता चुका हूं ये। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, महाराष्ट्र के थे ये। ठीक है, निम्न जाति के लोगों को ऊपर उठाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। गोपाल हरि देशमुख को, इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। लोकहितवादी। ज्योतिबा फूले भी महाराष्ट्र से संबंधित थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले भी महाराष्ट्र से ही संबंधित थे। इन्होंने गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गुलामगिरी। ठीक है, कौन? ज्योतिबा फूले ने। महादेव गोविंद रानाडे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है इनको, सुकरात। इन्होंने क्या किया था कि 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा एक महत्वपूर्ण संस्था थी, सभा की स्थापना की थी। काम क्या था इसका? लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, इसके लिए महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और जो ज्योतिबा फूले थे, इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। इन्होंने दलित, महिला तथा निचली जातियों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण काम किया। महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, ये ज्योतिबा फूले। पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने दलितों वगैरह को मंदिर में प्रवेश करवाने का काम किया था। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने। ठीक, सत्यशोधक समाज की उन्होंने स्थापना की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई और इन्होंने गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। साइमन आयोग की नियुक्ति, तो 1927 के आसपास हो जाएगा, 27। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 माना जाएगा। मोटा मोटी जालियांवाला बाग 1919 होगा, 14 अप्रैल। और फिरोज शाह मेहता लगभग 1912 या 15 होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ गए फिरोज शाह मेहता वाला, 4 के बाद
2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 ए। करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा 4213। देखिए साइमन आयोग, सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है 1912 या 15 के आसपास। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। उसके बाद फिर साइमन आयोग की नियुक्ति 1927-28 इंडिया आती है वो, और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में होती है। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर इसमें ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें ए है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है यहां पर ध्यान रखना है, जो भी घटनाएं हुई है उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप एक पैराग्राफ में लिख लें और बार बार उसको रिपीट करें। उससे क्या होता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके पास निकल जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ इधर उधर तो पूरा का पूरा मामला बिगड़ सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आया 4 ए। ठीक है, करेक्ट आंसर ए। इसमें कुछ करना और है नहीं, आगे चलते हैं 15 के बाद 16 पर। चंपारण कृषक जांच समिति, जो चंपारण सत्याग्रह के समय बनाई गई थी, चंपारण कृषक जांच समिति, इसका नाम क्या था पहले तो ये समझ लिए। एग्रेरियन एग्रेरियन समिति इसका नाम था, एग्रेरियन समिति इसका नाम था। और इस समिति के, एग्रेरियन समिति के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो थे FG सलाय, FG सलाय अध्यक्ष थे। ठीक है, महात्मा गांधी भी एक मेंबर थे, DJ रेड्डी मेंबर थे, अनुग्रह नारायण सिंह मेंबर नहीं थे। तो करेक्ट आंसर होगा कि कौन इसमें एक नहीं था, तो अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह कहां थे, महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, धरणीधर, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सभी थे। प्रसाद आंदोलन में साथ थे, आंदोलन या सत्याग्रह में साथ थे। इतने सारे लोग थे, कोई भी नाम पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। समिति में अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे, महात्मा गांधी के साथ घूम रहे थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है ये आपके पास ही आएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 मैथ्स है। उसके बाद है अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2024। ये एक्चुअली में इंडियन नेवी का एक अभ्यास है, इंडियन नेवी का। ठीक है, जो सेशल्स में हुआ था अभी हाल फिलहाल। तो करेक्ट आंसर इसका सेशल्स होगा। हिंद महासागर का ये एक देश है, हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर में स्थित। ठीक है, सेशल्स एक देश है। ठीक है, यहीं पर जो है इंडियन नेवी का एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस 2024। तो करेक्ट आंसर हो गया 25 का सी, सेशल्स। 25 का करेक्ट आंसर हो गया सी, बिल्कुल सी। आगे आइए 26 पर। तमिलिसाई सुंदराराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। CP राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल है, तो झारखंड होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए। 26 का करेक्ट आंसर सी, बिल्कुल। थैंक यू कुंदन कुमार। जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनको दिया गया ऊपर भार। ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, पहले व्यवस्था नहीं थी, पहले था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन 1956 में ये संशोधन किया गया और उसमें तब ये तय किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। 1956 के संशोधन के माध्यम से ये काम किया गया था। 26वां, शायद ये 7वां संशोधन था, उसमें ये काम किया गया था। ठीक है, तो अभी ये सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 27 पे, हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करता है। लेबनान और इजराइल, बी करेक्ट आंसर है इसका, लेबनान और इजराइल। ब्लू लाइन जो है सीमा निर्धारित करता है लेबनान और इजराइल का। यहां ध्यान दीजिएगा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है,
इस दोनों का निर्धारण होता है रेडक्लिफ से, रेडक्लिफ लाइन से। ठीक, भारत चीन के बीच कौन सी लाइन आती है? मैकमोहन। मैकमोहन। भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सा आता है? अफगानिस्तान ड्यूरंड, ड्यूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारे देश का है, अपना जो दूसरे देश के साथ है। ठीक, लेबनान और इजराइल के बीच। 27 का करेक्ट आंसर बी। 28 पे आइए। एबेल पुरस्कार 2024 जो मैथ्स में दिया जाता है, मैथ्स का नोबेल प्राइज कहते हैं इसको, मैथ का नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है, प्राइज इसको कहा जाता है मैथ का। ये मिला है अभी मिशेल टेलाग्रैंड को, मिशेल टेलाग्रैंड को। ठीक है, करेक्ट आंसर बी होगा 28 का, 28 का भी। बिल्कुल, ये सब करंट है और सिंपल याद करना है। मिशेल टेलाग्रैंड को करेक्ट आंसर 28 का भी। 29 में आते हैं। भारत के किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? भारत ने किस देश में? सितवे, सितवे कहाँ? म्यांमार, जिसको बर्मा भी पहले कहते थे, म्यांमार। एक और याद रखना यहां पे, चाहवाड़ बंदरगाह जो है ये ईरान में है। ठीक है, और भारत के द्वारा ही तैयार हुआ है, भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, मतलब इस पे भारत सरकार ने खर्च किया है और भारत सरकार चाहती है कि ईरान जो है ये बंदरगाह हमें दे दे। तो ये चाहवाड़ बंदरगाह ईरान से और सितवे म्यांमार से, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा इसमें। सितवे म्यांमार। 29 का सी। 30 ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन जो है अमेजन की कंपनी है, अंतरिक्ष अमेजन की अंतरिक्ष यूनिट है, अंतरिक्ष इकाई। ठीक है, जिसको ब्लू ओरिजिन के नाम से जानते हैं, कि अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वो पहले भारतीय कौन बनेंगे जो रजिस्ट्रेशन करवाया होगा? गोपी चंद थोटाकुड़ा। करेक्ट आंसर ये। ठीक है, बी। करेक्ट आंसर इसमें होगा बी। 30 का बी, 30 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, 30 का बी। 31 पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर या बिल्किस बानो? करेक्ट आंसर क्या है? 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 का करेक्ट आंसर, 31 का करेक्ट आंसर ए, बिल्किस मीर है। करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर ए, बिल्किस मीर। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बिल्किस मीर, ध्यान दीजिएगा 31 का। उसके बाद है 32 पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर, काफी चर्चा हो रही थी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये तब बनाई गई है जब देश में आचार संहिता लगा हुआ था, तो इस पे विवाद भी हुआ है। क्या आचार संहिता के समय पर इस प्रकार से वाइस चांसलर को नियुक्त किया जा सकता है? नाम था उनका नईमा खातून, प्रोफेसर नईमा खातून। अलीगढ़ की पहली महिला चांसलर बनाई गई है वाइस चांसलर। सी, करेक्ट आंसर 32 का हो गया सी। बिल्कुल 32 का करेक्ट आंसर है आपके पास सी, सी 32 का सी। 33 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थ से बनी है? कहने का मतलब कि नदी जब चलती है तो वो अपने रास्ते में अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके चलती है, जिसको हम अवसाद के नाम से जानते हैं। अवसाद, सेडिमेंट्स। ठीक है, और वो सेडिमेंट्स की को अलग अलग तरीके से नदियां जो है वो इकट्ठा करती है, कुछ सहायता उसमें समुद्र भी करता है। ठीक, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति, यानी स्थल पर अलग अलग प्रकार की आकृति बनती है ना? उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नदी के द्वारा बना हुआ है। जलोढ़ पंख नदी के द्वारा ही बनता है। जब मिट्टी नदी की आती है तो कभी कभी वो पंखे के समान जो है वो जमा हो जाती है, तो इस प्रकार से बनता है जलोढ़ पंख। डेल्टा के बारे में आप जानते हैं कि जब नदियां अपनी अवसाद लेके आती है तो समुद्र के किनारे जब वो गिर रही होती है तो वहां पर समुद्र का तरंग जो है वो मिट्टी को फैलाता है, अवसाद को फैलाता है, और फैलता हुआ अवसाद बहुत बड़े से मैदान के रूप में दिखता है, जिसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये भी बनेगा। प्राकृतिक तटबंध, कभी कभी क्या होता है कि नदी के, ये नदी है, इसके दोनों किनारों पर
नदियों के अवसाद जमा होकर काफी ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, टीले जैसे, ठीक है, और वो बांध जैसे दिखते हैं। इस बांध को ही प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ये भी नदियां बनाया करती है। और नदी वेदिकाएं, नदी वेदिकाएं का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पुरानी नदी हो जो बिल्कुल एक तरह से डेथ कर गई हो, ठीक है, वो अगर फिर डेथ करने वाली नदी का फिर दोबारा जन्म हो, ऐसा कह सकते हैं, और वो किसी रास्ते पर कंप्लीटली बहकर कोई नई घाटी का निर्माण करती हो, तो इसको नदी वेदिकाओं के नाम से जाना जाएगा। यानी मृत नदी के द्वारा नदी घाटी का निर्माण करना, कुछ ऐसा हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल पुरानी नदी थी, उसने एक नई घाटी का निर्माण किया, तो इसको हम कहेंगे नदी वेदिकाएं। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो एक से अधिक हो गया। डी करेक्ट आंसर इसका हो गया 34 का डी, 34 का डी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 34 का डी, ठीक है, तो इसमें डी आंसर हो गया। अब आइए 34 पे। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है, जरा इसको देखते हैं। देखिए यहां पे नेशनल हाईवे नहीं है, नेशनल वाटरवे है। हमारे देश में नेशनल हाईवे भी होता है। सुमन कुमारी का कहना है वेदिका का मतलब जल का बचाव करना है। वेदिका का मतलब जल का हाँ, वो भी कह सकते हैं हम कि जब नदी कोई अपनी पुरानी घाटी में नई घाटी का निर्माण करेगी तो वहां पे तो जल रहेगा ही संरक्षित, तो जल का बचाव करना भी हम कह सकते हैं। मैंने वो सिद्धांत बता दिया कि पुरानी घाटी में नदी जब एक नई घाटी का निर्माण करे तो उसको नदी वेदिका कहते हैं। मतलब वेदिका मतलब चारों तरफ होता है घेराव करना, एक्चुअल बात यह है, ठीक है। तो वही है जल का घेराव करना, जल का बचाव करना, बातें वही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये होता है। तो यहां पर वाटरवे जल मार्ग की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है, ये सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सादिया धुबड़ी, ये ब्रह्मपुत्रा में बनाई गई है असम में। असम के सादिया से धुबड़ी के मध्य चलेगी ये, ठीक है, सबसे लंबा तो यही है। उसके बाद ये है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 काकीनाड से पुडुचेरी, ये गलत है, ये नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये पांडिचेरी में नहीं है, ये एक्चुअली में केरल में है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है केरल में है, और जो बेम्बनाद झील वहां पर है ना, उसी बेम्बनाद झील में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 को बनाया गया है, केरल में बेम्बनाद झील में, ठीक है। कोयम से कोट्टूर तक जाने के लिए शायद संभवतः इसमें रास्ता है। तो इसमें करेक्ट आंसर फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड करेक्ट आंसर नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, डी। 1 और 2 सही है, ध्यान दीजिए, तीसरा सही नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये केरल में है, बेम्बनाड नदी पर है, ठीक है, बेम्बनाड नहर है उसमें बनाया गया है, ठीक। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास 1 2 34 का डी, 34 का डी, ठीक है। अब आइए 35 पर। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो दक्षिण भारत में पर्वतीय वन कहाँ मिलेगा? पश्चिमी घाट में पर्वतीय वन है, पर्वत वाला वन है। पश्चिमी घाट में तो कई चोटी है ना, ठीक है, तो पश्चिमी घाट में है पर्वतीय वन। पूर्वी घाट में वन नहीं पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, वन नहीं होते हैं, वन नहीं होते हैं पूर्वी घाट में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ये वन वाला होता है, विंध्याचल ये भी वन वाला होता है। तो 1 3 4 इसमें सही है जिसमें कि वन पाए जाते हैं। 1 3 4 ऑप्शन है सी, करेक्ट आंसर आपके पास सी है, ठीक है, करेक्ट आंसर सी है। 1 3 4 ये वन पाए जाते हैं, और सब में पूर्वी घाट में वन नहीं पाया जाता, ठीक है। वहां पे नदियां जो है बिल्कुल पहाड़ों को समाप्त कर चुकी है, और वो मैदानी इलाके में आता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिमी घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामलाई है, अन्नामलाई है सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नीलगिरी कहां है? जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलता है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट मिले, इसी को हम नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है।
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी में आता है विशाखापत्तनम की चोटी, विशाखापत्तनम की चोटी, ठीक है, नंबर 1। ये नहीं ऑप्शन में हो तो आएगा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ठीक। तो ये पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब चलते हैं आगे 35 के बाद 36 पर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? शरावती, शरावती नदी पर जो, देखिए शरावती नदी पर जो जलप्रपात है इसको जोग जलप्रपात कहते हैं, जोग जलप्रपात इसका नाम है। जोग नहीं पसंद हो, गड़सोप्पा भी कहते हैं इसको, इसको गांधी सागर भी कहते हैं, तीन तीन नाम, गांधी सागर जलप्रपात, ठीक है। ये शरावती नदी पर है, जोग भी नहीं लिखा हुआ है, गड़सोप्पा भी नहीं है, गांधी भी नहीं है, तो कोई नहीं आंसर होगा। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ई, ठीक है। गड़सोप्पा जो है ये शरावती नदी पर या जोग जलप्रपात इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, हुंडरू जलप्रपात कहां? झारखंड में, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी कहां? झारखंड में। शिव समुद्रम कहां? कर्नाटक में। किस नदी पर? कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। धुआंधार कहां? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे, धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है, करेक्ट। तो इस तरह से सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक। सॉरी, ई हो गया करेक्ट आंसर जो इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इतने पॉइंट्स को याद रखना है। 37 पे आते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी तटीय मैदान की बात ये कह रहा है। पहली बात तो मैं थोड़ी बात समझा दूं आपको कि जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान, ठीक है, ये दो हैं, ये दो हैं, एक पूर्वी है, एक पश्चिमी है, एक पश्चिमी है। पूर्वी तटीय मैदान जो है, पूर्वी तटीय मैदान, यहां डेल्टा का निर्माण होता है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है एस्चुरी का निर्माण होता है, मतलब मिट्टी जमा हो गई एक जगह पे आ गई क्योंकि समुद्र की लहर उसको ले आई। नदियां लंबी दूरी तय कर समुद्र में मिलती है। नदियां कम दूरी तय करती हैं, तय करती हैं। जब नदियां लंबी दूरी तय करेगी तो नदी की चाल कम हो जाएगी, कम रहती है। ये कम दूरी तय करती है तो काफी तेजी से करती है। नदी की चाल तेज रहती है, तेज रहती है, ठीक है। तो यहां यह भी ध्यान रखना है, ये तट कटा फटा तट होता है, कटा फटा तट होता है। कटा फटा तट होने के कारण से प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए उचित स्थिति प्रदान करता है, प्रदान करता है। अब मैं समझाता हूं, ध्यान से समझो। देखो यहां का तट जो है समतल होता है, तट समतल होता है, कटा फटा नहीं होता है, ठीक। तो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं बनेंगे, कृत्रिम बंदरगाह बनेंगे। तटीय मैदान डिले होता है सेशन, प्लीज बता दिए। टाइम तो 9:15 से है, बहुत से 11 बजे तक, ठीक है। सुमन कुमारी
9:15 से 11 बजे तक का है ये, ठीक है, यही सेशन चलता रहता है इसका। तो तटीय मैदान जो है इसमें पूर्वी और पश्चिमी दो भाग हो गए। पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण होगा पूर्वी की तरफ, तो बड़े बड़े डेल्टा आपको पूर्वी तटीय मैदान में दिखेंगे बंगाल की खाड़ी के साइड में, और पश्चिमी तटीय मैदान में एस्चुरी का निर्माण होगा अरब सागर की खाड़ी की तरफ आपको दिखेंगे, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान में क्या होता है कि नदियां लंबी दूरी तय कर समुद्र में मिलती है। अब नदियां की बात हुई है तो कौन कौन सी नदी इसमें आएगी, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियां हैं, ठीक है। तो ये सभी लंबी दूरी तय करती है, एकदम स्लो हो जाती है आते हुए, अपने साथ बहुत मात्रा में अवसाद लाती है, ठीक है। तो यहाँ का तट जो होता है समतल होता है, समुद्र क्या करता है उस मिट्टी को, अवसाद को फैलाता है और बड़े मैदान बनते हैं जिसको डेल्टा कहा जाता है। पश्चिम में क्या होता है, नदियां कौन कौन सी, पश्चिमी तटीय नदियां जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, है ना, माही हो गई, इस प्रकार की नदी है। ये छोटी छोटी ये जो नदियां हैं ये तुरंत निकलती है पश्चिमी घाट पर्वत से और अचानक समुद्र में मिल जाती है कुछ ही दूर तय करके, जिसके कारण से नदियां की कम दूरी तय होती है, नदी की चाल तेज रहती है, अवसाद कम होता है नदियों में, थोड़ा बहुत जो होता है समुद्र उसको फिर धकेल के नदी की तरफ कर देता है, इसको एस्चुरी का निर्माण करना कहते हैं, ठीक है। और ये तट बड़ा ही कटाफटा होता है क्योंकि समुद्र की लहरें सीधे तट पर टकराती है और वहां से अवसाद को हटा के अपने साथ लेके जाती है। कटे फटे तट होने के कारण इन जगहों पे बंदरगाह जो प्राकृतिक हैं, जहाजों के किनारे तक आने के बेहतरीन गुंजाइश होती है, तो उचित स्थिति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक बंदरगाह जनरली आपको पश्चिम की तरफ दिखेंगे, पूरब की तरफ नहीं दिखेंगे। अब इसमें से पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट है, जरा इसको समझने के लिए कह रहा है, ठीक है। कावेरी, पेन्नार, ताम्रपानी, हाँ वो सब भी होती है, ठीक है, उसमें और सभी बहुत सारी नदी है, स्वर्ण, गोदावरी, दामोदर, ये मेन नदी का मैंने नाम लिखा, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर दक्षिण में संकीर्ण है। ऐसा कुछ नहीं है कि उत्तर दक्षिण में संकीर्ण है, मैदान जो है एक ही तरह से है और उसी तरह से वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पहला कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है, फर्स्ट में तो डाउट लग रहा है, ये तो सत्य थोड़ा कम ही समझेंगे इसको। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है, बिल्कुल, क्योंकि वो मैदानी इलाका बहुत छोटा बना हुआ है तो वो जलमग्न ही रहेगा ज्यादा, समुद्र का पानी भी संक्रमण करता है नदी के पानी के साथ। और पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, पश्चिमी तट में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, सही बात है, एस्चुरी बनाती है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, करेक्ट है। एक पर डाउट है इसमें, ठीक है, ये पूरा करेक्ट नहीं है क्योंकि तटीय मैदान ऐसा नहीं कि कहीं पे चौड़ा है और कहीं पे संकीर्ण है, लगभग लगभग वो एक ही जैसा है। इसलिए हम करेक्ट आंसर अगर लगाना चाहे 37 का तो 2 और 3 लगाएंगे। करेक्ट आंसर हम लगाएंगे 2 और 3। 37 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया 2 और 3, ठीक है। एस्चुरी डेल्टा आप याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इस तरह की नदियां नर्मदा, तापी, माही जो है ये सब पानी गिराती है अरब सागर में, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो गई, ये सारी पूरब की ओर बहने वाली नदी हो गई। अधिकांश नदियां पूरब की ओर ही भारत में बहती है, क्यों, क्योंकि भारत का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, लेकिन ये सब जो होती है पहाड़ों को काट के भ्रंश घाटी में बहती हुई ये सब जो है नदियां, और तब जो है अरब सागर में गिरती है, ऊंचाई होने के कारण से भी, ठीक है। ए ऑप्शन भी तो सही कह रहा है सर, देखिए मैं इसको पूरी तरह से गलत नहीं कह रहा हूं मिंटू जी, ये ए ऑप्शन भी सही कह तो रहा है लेकिन बेस्ट विकल्प नहीं है, एकदम से सभी जगह ऐसा नहीं दिखता है, मेरे कहने का मात्र इतना सा ही मतलब है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो ऐसा नहीं है कि एक मैदान जो है एकदम से अगर चौड़ा हो जाता ना तो फिर गलत होता, लेकिन ये वाली बिल्कुल पूरी तरह से सही लाइन नहीं है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। मैदान जो है यूनिफॉर्म ही है, एक ही तरह का है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सेकेंड और थर्ड एकदम करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सेकेंड और थर्ड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, ओके। 37, अब आते हैं 38 पे। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद
दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, यही पॉइंट गलत है, ये तो उत्तर की ओर गई थी, उत्तर की ओर गई थी। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ, ये तो सही पॉइंट है। तो कौन सा कथन सत्य है? सत्य तो केवल 2 निकल रहा है 38 का। 38 का करेक्ट आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, बी, बिल्कुल बी जो है करेक्ट आंसर हमारे पास है। ये जो है, ये पूरा क्वेश्चन जो है कहां से आया है देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया? वेगनर के द्वारा दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। वेगनर, तो वेगनर के द्वारा जो दिया गया उसमें उन्होंने क्या बताया था कि एक समय ऐसा था जब पूरी पृथ्वी एक थी, फिर स्थल भाग पूरा एक था और उसके चारों तरफ एक विशाल सागर था। इस प्रकार की घटना थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2-3 प्रकार का बल यहां पे काम किया। कौन कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, बायंसी जिसको कहते हैं, उत्प्लावन बल, ठीक है, और टाइड फोर्स। टाइड फोर्स का मतलब हुआ कि जो वो पानी में जो उछाल आता है, ज्वार भाटा, उसके कारण से जो बल लगता है। ये 2-3 प्रकार के बल ने क्या किया, इस स्थल खंड को तोड़ दिया। तो स्थल जो भूमि वाला खंड था ये टूट के 2 हिस्से में बंट गया। एक हिस्सा उत्तर की ओर गया, एक दक्षिण की ओर गया। उत्तर वाले को अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया, और दक्षिण वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, जो दक्षिण की तरफ गया वो गोंडवाना लैंड कहलाया, उत्तर वाला अंगारा लैंड कहलाया। ये पूरी व्यवस्था थी। ये काफी पहले ये सारी घटना कब हुई? ये सारी घटना हुई कार्बोनीफेरस युग में, याद रखिएगा, कार्बोनीफेरस युग में ये घटना हुई। अब उसके बाद आते हैं क्रिस्टेशियस युग में। क्रिस्टेशियस जब युग की बात करें तो इसमें गोंडवाना लैंड ही टूट गया, और गोंडवाना लैंड भी जब टूटा तो कई भाग इसके बने, जैसे दक्षिण अफ्रीका बना, मेडागास्कर बना, इसी में भारत भी बना, और ये भारत बना। उसके बाद ये भारत उत्तर की ओर बढ़ता चला गया। उत्तर की ओर बढ़ के ये अंगारा लैंड वाली जमीन से टच करने का प्रयास किया, जिसके कारण से जब ये भूमि ऊपर गई तो वहां पे जो जगह बन गया वहां पे पानी आ गई, और वो पानी बनाया किसको? हिंद महासागर को। तो यहाँ पे भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था, लेकिन ये गोंडवाना लैंड में जब विभाजन हुआ, कब? क्रिस्टेशियस युग में, तब ये उत्तर की ओर गया था, न कि दक्षिण की ओर गया था। तो मात्र एक वर्ड के कारण से पहले वाला सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है, पहले वाला सेंटेंस गलत हो गया। तो उस कंडीशन में जो है करेक्ट आंसर जो हमारे पास है B2 आएगा, ठीक है, ये हुआ। और जो अंगारा लैंड था इससे क्या बन गया? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। एशिया, आज हम एशिया महादेश में टच कर चुके हैं, इसीलिए क्योंकि हम दक्षिण से उत्तर की ओर चले गए थे और वहां जाके भारत वाला प्लेट जो है वो ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्थ की तरफ हम बढ़े थे, न कि साउथ की तरफ। याद रखिएगा, पहली बार हम गोंडवाना लैंड से टूटा है वो दक्षिण आया है, लेकिन हम फिर जब टूटे हैं गोंडवाना लैंड से, इंडिया वाला पार्ट, तो हम ऊपर गए हैं नॉर्थ की तरफ, न कि और साउथ आए हैं, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। इस तरह से करेक्ट आंसर 38 का हो गया बी, 38 का बी। 39, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अफ्रीका के बारे में कह रहा है। अफ्रीका में विषुवतीय वर्षावन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास पाए जाते हैं। सही बात है, सवाना घास का मैदान जो है वो एक्चुअली में अफ्रीका में ही पाया जाता है, और
अफ्रीका में सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, सहारा, कालाहारी, ये आप देखते हैं ना, सहारा ये उत्तर वाला है, नॉर्थ वाला, कालाहारी दक्षिण वाला है, ये मरुस्थल ही है, साउथ वाला ये कहाँ है, यही तो है, सवाना के इधर उधर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी आएगा। करेक्ट आंसर आएगा 39 का सी। 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है सी है। 39 का करेक्ट आंसर आपके पास आ गया सी। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आगे चलें, सबसे लास्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 40, बिहार के किस जिला में विश्व का पहला 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किया जाएगा? बताइए किस जिला में किया जाएगा? शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण, यानी जितने शक्तिपीठ हैं लगभग सारे जो है उनकी स्थापना कर दें कि सिफारिश की गई है। एक्चुअली में इसका करेक्ट आंसर होगा ई, क्योंकि रियल में पटना औरंगाबाद के रोड पर किया जाएगा तो पटना डिस्ट्रिक्ट ही पड़ेगा वो। ठीक है, इसमें तो करेक्ट आंसर आपके पास ई आएगा। पटना में ये डिसाइड किया गया है। ठीक है, पटना में डिसाइड किया गया है, तो करेक्ट आंसर इसमें होगा ई। करेक्ट आंसर है ई, 40 का करेक्ट आंसर ई। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे एक और सेट यानी सेट नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।